नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब सीधे रुक करते हैं सबसे पहले न्यूज एट 10 में सुर्खियों का। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन और प्रचार का काम जोरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तेलंगाना में 2 जनसभाएं। तेलंगाना सीएम भी करेंगे 2 जनसभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की राजस्थान के 12 में रैली। पांच दिवसीय सेना कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा शुरू। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर होगी विशेष चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिकी तथा तकनीकी सहयोग पर होगी चर्चा। इजरायल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा, गजा में जमीनी युद्ध से पहले 10 लाख लोग हुए विस्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, गजा पर कब्जा करना इजरायल की होगी भूल। हमास के खात्मे को बताया जरूरी। आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला। लखनऊ में आज दोनों टीमों की नजर पहली जीत पर। तो खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार को रफ्तार देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज व्यस्त चुनावी कार्यक्रम रहने वाला है। राजनाथ सिंह तेलंगाना के हुजूराबाद और महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वो यहां चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.जे. चंद्रशेखर राव प्रदेश के जनगांव और भुवनानागरी में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वे प्रदेश में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे राजस्थान के 12 से पार्टी के आधिकारिक चुनावी अभियान की शुरुआत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज राजनांदगांव में अपने नामांकन को दाखिल करने वाले हैं। इस दौरान रमन सिंह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। रमन सिंह के नामांकन के लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां की हैं। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में आम सभा भी आयोजित की गई, जिसे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। पहले फेज में 20 सीटों पर मतदान है, जिसमें बस्तर संभाग के अलावा राजनांदगांव और इसके आसपास की सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। वो यहां उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग 2 सत्रों में वो राज्य विधानसभा में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मंत्र प्रदान करेंगे। जानकारी के अनुसार भाजपा अध्यक्ष नड्डा 2 चरणों में उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। प्रथम सत्र सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें उदयपुर शहर, देहात, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिला के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। और वहीं दूसरा चरण दोपहर 12 बजे शुरू होना है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद जिले के पद अधिकारियों से मुलाकात होगी। इधर नड्डा की यात्रा से पहले ही रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर पहुंच गए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और उपहार लेने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है।
निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि संसद में सवाल पूछने के बदले में महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों और उपहारों का आदान प्रदान हुआ। भाजपा सांसद ने जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की। उन्होंने महुआ मोइत्रा को सदन में तत्काल निलंबित करने की भी मांग की है। वहीं बंगाल में भाजपा महासचिव और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से संसद में रुपयों के बदले सवाल पूछने के मामले में सफाई देने के लिए कहा। उन्होंने मामले की जांच की मांग की और कहा यदि सांसद दोषी पाई जाती हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रश्न है सांसद टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा जी से कि आज जो आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने जो लगाए हैं कि आप महुआ मोइत्रा जी मिस्टर हीरानंदानी से पैसा खाकर या गिफ्ट लेन देन में ये होकर आप प्रश्न करते हैं पार्लियामेंट में, पर्टिकुलरली कुछ प्रश्न, इसका जवाब तो आप नहीं दिए। आप रिश्वत लिए हैं, वो उसका विषय तो आप एक बार भी जवाब नहीं दे रहे। आपको उसको साइड करके आप दूसरा एरिया में चले जा रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका तदंत हो, इन्वेस्टिगेशन हो। महुआ मोइत्रा जी के दिखते हैं तो उनका जो सांसद पद वो एक्सपेल करना चाहिए उनको। सेना कमांडर्स का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होना है। ये शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत जो निर्णय है उसकी सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पहले दिन वर्चुअल माध्यम से मिलेंगे। इसके बाद शेष विचार विमर्श हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर विचार मंथन करेगा। कमांडरों का सम्मेलन अपने व्यापक क्षेत्र के साथ ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, अग्रगामी, अनुकूलित और भविष्य के लिए तैयार रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सेना कमांडर्स के सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने विषय पर एक व्याख्यान देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। एस जयशंकर आज अपने वियतनामी समकक्ष बोई थान सोन के साथ आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अपने दौरे के दौरान वे द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। रविवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले विदेश मंत्री का राजधानी हनोई में वियतनाम के विदेश मंत्री बोई थान सोन ने उनके पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया और वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रॉन क्वॉक पैगोडा का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कार्यक्रम में आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने करीब 120 करोड़ के 16 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश की प्रगति के लिए स्वास्थ्य की देखभाल बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार काम कर रही है। राज्य की, ये देश की प्राथमिकता हेल्थ होनी चाहिए। नागरिक स्वस्थ होता है तो सोसाइटी, समाज स्वस्थ होता है। स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। मोदी जी ने अमृत काल के समय में 2022 की 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए हमें लक्ष्य दिया है
कि 2047 यानी कि देश जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, उस वक्त भारत एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वे कोलकाता के सियालदह में दुर्गा पूजा पंडाल का भी उद्घाटन करेंगे। ये पंडाल राम मंदिर की थीम पर बना है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा त्यौहार है और अमित शाह ने पहले भी उत्सव के दौरान राज्य का दौरा किया था। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्र के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर के मानसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने इस मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ आरती में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को त्योहार की शुरुआत की शुभकामनाएं भी दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात गुजरात की, जहां के सुंदरनगर में एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई और बस के पलट जाने से उसमें जो सवार 30 से ज़्यादा यात्री थे वो घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर विधायक जगदीश मकवाना ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ और सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित बस ने यात्रियों से भरे एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। घटना से गुस्साए लोगों ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के सिलीगुड़ी के नक्सलबाड़ी बाजार में कल शाम आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं लग पाई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सहित संसद से निलंबित किए जा चुके आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राज्यसभा के अनिश्चितकाल के लिए जो निलंबन है उसके खिलाफ दायर राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पहले ये सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप पवन खेड़ा पर है। बात उत्तरी सिक्किम की, जहां आई बाढ़ के बाद भारतीय सेना और NDRF की टीम बचाव अभियान में जुटी हुई है। चलाए गए अभियान में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने राबौम में फंसे 245 लोगों को बचाया। त्रिशक्ति कोर के जवानों ने उत्तरी सिक्किम में आई बाढ़ के बाद कटे गांवों से संपर्क जोड़ने के लिए अभियान चलाया। मौसम की खराब स्थिति के बावजूद भारतीय सेना के जवानों ने 24 घंटे तक अभियान चलाया। उन्होंने करीब 14.8 किलोमीटर का रास्ता बनाया और कुंदन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 97 श्रमिकों सहित 80 से 100 स्थानीय लोगों को बचाया। सैनिकों ने गांव में एक हेलीपैड भी बनाया है, साथ ही लोगों को सहायता भी मुहैया करवाई। अधिकारियों के अनुसार भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभियान जारी रखे हुए हैं।
राहत प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक कर्मियों को शामिल किया गया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने केरल के कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलप्पुझा और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बहुत तेज वर्षा की संभावना जताई। लक्षद्वीप के अलावा राज्य के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। केरल और लक्षद्वीप में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई कि वे केरल और लक्षद्वीप के तटों के पास समुद्र में ना जाएं। हमारे हिमाचल प्रदेश से जहां मौसम का मिजाज बदल गया, अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं। कई जगह रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम के बदलने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आने से ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के निचले क्षेत्रों में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। 18 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से बर्फबारी का क्रम जारी है। घाटी की ऊंचाई वाले क्षेत्र में इस मौसम की तीसरी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और पटसेऊ इलाके में 6 इंच से अधिक बर्फबारी हुई, जिससे मनाली ले राजमार्ग पर दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही बाधित है। वहीं कुंजुम सहित रोहतांग दर्रे पर भी करीब 4 इंच तक की बर्फबारी हुई है। आज और कल दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके चलते सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। इससे प्रदूषण में राहत मिलेगी। दिल्ली में हवा के प्रदूषक जो कण है उसकी मात्रा रविवार को भी बरकरार रही। दिल्ली के 16 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के ऊपर खराब, जबकि 4 इलाकों का 300 पार यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बाहरी दिल्ली के एक इलाके DTU का AQI तो 400 से भी अधिक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कुल मिलाकर राजधानी की हवा खराब श्रेणी में ही रही। हवा की रफ्तार बहुत तेज ना होने की वजह से तापमान में कमी के चलते प्रदूषक कण वातावरण में ज़्यादा देर तक ठहर रहे हैं, इसलिए AQI में वृद्धि देखने को मिल रही है। CPCB द्वारा जारी किए गए एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक रविवार को राजधानी का AQI 233 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। NCR शहरों की बात करें तो फरीदाबाद का 270, गाजियाबाद का 174, ग्रेटर नोएडा का 260, गुरुग्राम का 168, जबकि नोएडा का 200 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद का AQI खराब, जबकि अन्य सभी जगह मध्यम श्रेणी में रहा है AQI। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात को दोहराया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लगातार इजरायली बमबारी और हमास कमांडर्स को निशाना बनाकर जमीनी हमले की चेतावनी के बाद पिछले सप्ताह गाजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। इस बीच इजरायल ने गजावासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह किया। इस बीच हमास ने लोगों से इजरायल के संदेश को नज़रअंदाज करने के लिए कहा है। इस बीच राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटी नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर इजरायल एक बार फिर से गजा पर कब्जा करना चाहता है तो ये उसकी भूल होगी। बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन साथ ये भी कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने उम्मीद जताई कि इजरायल युद्ध के नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने ईरान के कदम पर कहा कि ईरान सीमा पार कर युद्ध को बढ़ाने का काम नहीं करे। साथ ही अमेरिकी सेना की तैनाती पर उन्होंने कहा कि उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास के साथ बातचीत की। इजरायल हमास से चल रहे युद्ध के बीच बाइडेन ने गजा में नागरिकों को मानवीय आपूर्ति प्रदान करने की इच्छा जताई। बाइडेन ने कहा कि वे गजा में मानवीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के सभी
भागीदारों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। वहीं महमूद अब्बास ने कहा कि हमास की गतिविधियां फिलिस्तीनियों का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। बातचीत के दौरान अमेरिकी सैन्य समर्थन और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई। बाइडेन ने सभी देशों से आतंकवादी संगठन के रूप में हमास की निंदा करने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज एक बार फिर इजरायल पहुंचेंगे। ब्लिंकन इस समय अरब देशों के दौरे पर हैं। जॉर्डन, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र का दौरा कर रहे हैं। काहिरा से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि हर कोई इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ एक बैठक में विदेश मंत्री ब्लिंकन ने गजा में नागरिकों को नुकसान से दूर रखने के लिए तरीकों और क्षेत्र में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के विकल्पों पर चर्चा की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के साथ मारे गए इजरायलियों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने परिवारजनों से बात की और प्रधानमंत्री ने उन्हें सांत्वना दी। पीड़ित परिजनों के समूह ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई कि जल्द से जल्द वो हमें हमारे अपनों से मिलवाएंगे और उनकी जल्द वापसी कराई जाएगी। वहीं रविवार को उत्तरी सीमा पर इजरायली सेना और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकवादी समूह के बीच झड़प हुई। इजरायल रक्षा बलों के अनुसार लेबनान सीमा पर विवादित माउंट डोव क्षेत्र के सैन्य ठिकानों पर लगभग 30 मोर्टार दागे जाने के बाद ही झड़प शुरू हुई। हिजबुल्ला ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि उसने मोर्टार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दागी। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्ला आतंकी समूह पर ड्रोन से हमला किया। सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई अन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इसमें 2 लेबनानी नागरिक मारे गए। इस बीच ईरान की ओर से भी इजरायल के साथ टकराव की धमकियां सामने आ रही हैं। पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 1 की मौत हुई और 35 लोग घायल हुए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि पिछले कुछ हफ्तों में आए तेज भूकंप के झटकों के बाद हजारों लोग मारे गए और पूरे गांव तबाह हुए हैं। अफगानिस्तान के लोग एक के बाद एक भूकंप के तेज झटके महसूस कर रहे हैं। इसमें अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में आया भूकंप सीरिया और तुर्की से आए भूकंप से भी अधिक भयावह था। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सप्ताह पहले मारे गए लोगों में 90% से अधिक महिलाएं थे और बच्चे। बुधवार को 6.3 तीव्रता के दूसरे भूकंप ने गांव को तबाह कर दिया। सैकड़ों मिट्टी ईंट के घर नष्ट हुए और इतनी ताकत का सामना वो नहीं कर पा रहे थे। स्कूल, स्वास्थ्य क्लिनिक और अन्य ग्रामीण सुविधाएं भी ध्वस्त हो गईं। कई क्षेत्रों में भूकंप ने इस हद तक की तबाही मचवा दी कि रेस्क्यू कर्मचारियों की संख्या वहां के जीवित लोगों से ज्यादा लगने लगी। श्रीलंका की नौसेना ने कहा कि उसके जल क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध शिकार करने के आरोप में 27 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मछुआरों को कल पूर्वोत्तर में मन्नार के तट और उत्तर में डेल्फ्ट और कच्चातिवु द्वीपों से गिरफ्तार किया गया। श्रीलंकाई नौसेना ने 2 भारतीय ट्रॉलरों को पकड़ लिया जो मन्नार के पास द्वीप में जल में बन रहे थे और जिनमें 15 भारतीय मछुआरे सवार थे, जबकि 12 मछुआरों के साथ 3 भारतीय ट्रॉलर्स को डेल्फ्ट और कच्चातिवु द्वीप के पास पकड़ लिया गया। इजरायल से सभी देश अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने 200 से अधिक नागरिकों को इजरायल से बाहर निकाला। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि 200 से अधिक यूक्रेनियन, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, उनको इजरायल से निकालकर रोमानिया ले जाया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कम से कम 260 यूक्रेनियन अभी भी गजा पट्टी में हैं। 155 लोगों को इजरायल से बाहर ले जाने के लिए एक और उड़ान की योजना बनाई गई थी। यूक्रेनी मानवाधिकार लोकपाल दिमित्री लुबिनेट्स ने कहा कि यूक्रेनी नागरिकों को गजा से निकलने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के विरोध पर एक नोट भेजा है। हिंसा की लहर और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच इक्वाडोर ने दक्षिणपंथी नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन गठबंधन से डैनियल नोबुआ को अपना नया राष्ट्रपति चुना। प्रारंभिक आधिकारिक परिणामों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय चुनाव परिषद ने कहा कि नोबुआ को 52.29
प्रतिशत वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजाल्स को 47.71% वोट मिले। 90.78% वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए गए। रविवार की रात CNE के अध्यक्ष डायना अटामेंट ने पुष्टि की कि परिणाम अपरिवर्तनीय है और नोबा को दक्षिण अमेरिका देश का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है। देश भर में कड़े सुरक्षा उपायों के बीच 10 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया। इस बीच उनके प्रतिद्वंदी गोंजालेस ने हार मान ली। दुनिया भर में आज विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने के लिए जो उद्देश्य है वो दुनिया से भुखमरी की समस्या से निपटना और दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। विश्व खाद्य दिवस की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। 1981 में पहले विश्व खाद्य दिवस से दुनिया भर के देशों ने इस विश्व दिवस को मनाने की जो परंपरा है उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियां। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है न्यूज़ एट 10 में। और अब बात करते हैं भारतीय रेल की। माल ढुलाई कम समय में और सुगम बनाने के लिए भारतीय रेल ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण 100% पूर्ण कर लिया, जो पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक तकरीबन 1337 रेल रूट किलोमीटर लंबी है। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय रेल ने रचा इतिहास। सोननगर से पंजाब के लुधियाना तक 1337 किलोमीटर पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार। तकरीबन 51,000 करोड़ की लागत से तैयार EDFC से पावर हाउसों को कोयले की आपूर्ति जल्दी मिलेगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि ईस्टर्न कॉरिडोर जो 1337 किलोमीटर लंबा है उसका कार्य पूरा हो चुका है। यह ईस्टर्न कॉरिडोर बिहार के सोननगर से प्रारंभ होता है, DDU इलाहाबाद, कानपुर, इटावा, टूंडला होते हुए दादरी दिल्ली तक आता है और फिर आगे लुधियाना तक जाता है। ये रूट देखा जाए तो हमारे कोल मूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूट है। इसके अलावा इस पे फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन, स्टील, सीमेंट और अन्य चीज़ों का भी मूवमेंट होता है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रोजाना 140 मालगाड़ियां चलेंगी, जिसमें 70% मालगाड़ियां कोयले की हैं, जिसका सीधा फायदा पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के पावर प्लांटों को होगा।
इस कॉरिडोर पर सामान्य ट्रैक से दुगनी स्पीड यानी तकरीबन 50 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलेंगी। सबसे बड़ी बात कि यात्री गाड़ियों की ट्रैक से मालगाड़ियां कम हो जाएंगी, जिससे यात्री गाड़ियों की पंक्चुअलिटी बढ़ेगी और दुरुस्त होंगी। जो मालगाड़ी एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे रूट पे चलती थी वो DFC पे आ गई है। इससे एग्जिस्टिंग रूट्स में पैसेंजर ट्रेनों की पंक्चुअलिटी इंप्रूव होगी और साथ ही उसके अंदर नई ट्रेनों को चलाने के लिए लाइन कैपेसिटी में गुंजाइश मिलेगी। वहीं अगर WDFC यानी वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो यह भी 70% बन चुका है और इसी वित्त वर्ष में 95% बनकर तैयार हो जाएगा। WDFC खुर्जा से JNPT मुंबई तक बन रहा है। अब तक DFC कॉरिडोर पर 1,30,000 मालगाड़ियां परिचालित की जा चुकी हैं, जिसमें पूर्वी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर 75,000 मालगाड़ियां और पश्चिमी डेडिकेटेड ट्रेड कॉरिडोर पर 56,000 मालगाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात अदानी समूह की, जिसने अपने बंदरगाह कार्गो की क्षमता 2030 तक 4 गुना बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। समूह की योजना दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह कंपनी बनने की है। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के खुदरा खंड का परीक्षण काफी धीमी गति से चल रहा है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने साल के अंत तक 10 लाख लेन देन का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उसे तय किया है। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। 5 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम आज क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के सामने होगी। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों ही विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश में है। ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में भारत से जबकि दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं श्रीलंका की बात करें तो इस टीम को भी अपने पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। टीम को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से हार मिली। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया और नाकाम रहा, जबकि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। श्रीलंका की बात करें तो टीम की कमान कुशल मैंडिस के हाथों होगी। दरअसल दासुन शनाका चोट के चलते विश्व कप से बाहर हो गए। वनडे विश्व कप का रोमांच सर चढ़कर बोल रहा है। रविवार को विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ तब जब इंग्लैंड की टीम को अफगानिस्तान के हाथों हार मिली। इस हार से इंग्लैंड के विश्व कप अभियान को तो झटका लगा ही, साथ ही इस मैच में कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी सामने आए जिसे इंग्लैंड की टीम बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहेगी। पेश है ये रिपोर्ट। वनडे विश्व कप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसका रोमांच और भी ज्यादा तीखा होता जा रहा है और इस कड़ी में रविवार को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिसे अंजाम दिया अफगानिस्तान की टीम ने। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चारों खाने चित करने में सफलता पाई। इस मैच के दौरान कई अहम रिकॉर्ड सामने आए। अफगानिस्तान ने तोड़ा हार का सिलसिला। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपनी लगातार हार के सिलसिले को खत्म किया। टीम ने लगातार 14 हार के बाद पहली जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में कुल 18 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 2 में जीत मिली है। वैसे ये पहली बार रहा जब अफगानिस्तान ने विश्व कप में पहली बार किसी टेस्ट खेलने वाले देश को हराया। इंग्लैंड के नाम अजीबोगरीब रिकॉर्ड। इस हार के साथ ही इंग्लैंड टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। वो वर्ल्ड कप में अलग अलग 11 देशों से हारने वाली पहली टीम बन गई। स्पिनर्स के सामने ढेर इंग्लिश टीम। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप में पहली बार स्पिनर्स के सामने बेहद कमजोर दिखी। ये पहली बार रहा जब विश्व कप में इंग्लैंड की टीम ने स्पिनर्स के आगे अपने 8 विकेट गंवा दिए। इंग्लैंड को भारतीय जमीन पर 12 साल में दूसरी बार उलटफेर का शिकार होना पड़ा है। 2011 विश्व कप में बेंगलुरु में उसे आयरलैंड ने हराकर उलटफेर किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकास की, जिन्होंने शंघाई मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। 3 सेट तक चले इस मैच में हुरकास ने आंद्रे रुबलेव को 6-3, 3-6, 7-6 से हराया। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने कोरिया ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। पेगुला ने चीन की युई युआन को 6-2, 6-3 के सीधे सेट्स में शिकस्त दी। स्पेन की फुटबॉल टीम ने यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। टीम ने कामयाबी नॉर्वे की टीम को 1-0 से शिकस्त देकर हासिल की।
यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मुकाबले में वेल्स की टीम ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की देवी है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन की हर समस्या और संकट का निवारण होता है। विद्यार्थियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन आज देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में आज सुबह आरती की गई है। वहीं गुजरात में नवरात्र उत्सव के दौरान सूरत जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने साइकिल गरबा का आयोजन किया। लोगों में गरबा की जो धूम थी वो देखी गई। काफ़ी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की और साइकिल गरबा किया। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा होती है। देश भर में आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जा रही है। वाराणसी के ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में आज माता के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। जो है चारों नवरात्र में विशेष होता है, विशेष दर्शन पूजन अर्चन होता है, लेकिन 2 नवरात्र प्रचलित है, इसलिए इनका नवरात्र में द्वितीया तिथि को दर्शन में काफ़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति है। मैं यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से माई की सेवा पूजा कर रही हूँ और यहाँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय दिवस का महत्व है। यहाँ पर नवरात्र के दूसरे दिन काशी में बहुत महत्व है ब्रह्मचारिणी देवी दर्शन करने का। नवरात्र के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां से प्रार्थना है कि देश भर में जो मेरे परिवारजन हैं वो हर चुनौती का सामना करने का साहस और उसको लेकर सामर्थ्य मां प्रदान करें। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो को भी साझा किया।
और भगवान राम की नगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला का आगाज हो गया। सरयू नदी के तट पर राम कथा पार्क में इस बार रामलीला का मंचन हो रहा है। पहले दिन रामलीला में नारद मुंह का मंचन हुआ। श्री रामलीला का प्रथम दर्शन भगवान शंकर और माता पार्वती को भगवान राम की कथा सुनाते हैं। इसके साथ ही नारद मुंह की लीला प्रारंभ होती है। अयोध्या की रामलीला का एक चौथा साल है। रामलीला का प्रारंभ सबसे पहले भगवान गणेश और शिव की आराधना से हुआ। रामलीला में कलाकारों ने नारद मुंह और मंचन किया। नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर विश्व मोहिनी के स्वयंवर के लिए श्रीहरि के मुख की कामना करते हैं। भगवान विष्णु नारद मुनि के अंदर मोह की भावना देखते हैं और उन्हें एक वानर का मुख देते हैं। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में उनका बहुत उपहास होता है और वो क्रोध के साथ भगवान विष्णु को श्राप देते हैं। विष्णु की सबसे बड़ी रामलीला के प्रथम दिवस गिरिजा शंकर रावण की भूमिका में नजर आए। अनिल धवन, इंद्रदेव और सुनील पाल नारद मुनि के किरदार में थे। और अब बात आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज वर्ल्ड स्पाइन डे है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है शरीर में स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के महत्व को बताना, साथ ही रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कई तरह की समस्याओं को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना। देखिए ये रिपोर्ट। रीढ़ की समस्याएं काफी लोगों को प्रभावित करती हैं। रीढ़ हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है जो गर्दन से लेकर कमर तक होती है। रीढ़ वर्टिब्रे, डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, मसल्स और लिगामेंट्स से मिलकर बनती है। कभी कभी अचानक चोट लगने से या किसी अन्य कारण से वर्टिब्रे या डिस्क अपनी जगह से खिसक जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य कारण हैं जिनसे रीढ़ की हड्डी को क्षति हो सकती है। गलत तरीके से बैठकर काम करना, गलत पोस्चर, कई रोग, रीढ़ की हड्डी की चोट, रीढ़ का टूटना या डिस्क का खिसकना, ऐसे कारण रीढ़ में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। आज विश्व स्पाइन दिवस है और इस साल के दिवस का थीम एवरी स्पाइन काउंट्स है। कमर का दर्द विश्व भर में सबसे आम कारण है डिसेबिलिटी का। कमर का दर्द जो कि रीढ़ की हड्डी की बीमारियों का लक्षण है, वो इतना आम इसलिए हो गया है और महामारी की तरह इसलिए फैल रहा है क्योंकि हमारी जीवन शैली ज़्यादा आसीन हो गई है, यानी कि सेडेंट्री हो गई है और हमारे पोस्चर्स अक्सर ठीक नहीं रहते। रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी व्यक्ति में होती है तो शरीर का वो हिस्सा चोट के नीचे पूरी तरह से पैरालाइज हो सकता है। शुरुआती अवस्था में लक्षण गर्दन, पीठ या कमर में दर्द, हाथ या पैर का सुन्न होना इस स्थिति से उत्पन्न हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी से होकर जाने वाली तंत्रिका या नस को प्रभावित होने पर रीढ़ की हड्डी का रोग हो सकता है। रीढ़ की हड्डी का रोग होने पर उसके लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह की समस्या हो तो उसका उचित इलाज करवाएं। रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है अगर हम अपनी जीवन शैली में कुछ जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज रखें और पोस्चर्स ठीक रखें। इसके अलावा हम स्पाइन की चोटों से बच सकते हैं अगर हम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करें, ट्रैफिक में ड्राइव करते हुए या ऊंचाई पे काम करते हुए या स्पोर्ट्स खेलते हुए। रीढ़ में दर्द या कोई अन्य लक्षण होने पर विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। नियमित व्यायाम और सही पोषण रीढ़ को लचीला और मजबूत बनाए रखने में सहायक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड से। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल सुपरहिट फिल्म पुष्पा के मेकर्स के साथ फिल्म में काम करते हुए नजर आ सकते हैं। देशभक्ति पर आधारित हो सकती है ये फिल्म।
अभिनेत्री कंगना रनावत की आगामी फिल्म तेजस का पहला गाना हुआ रिलीज। आगामी 27 अक्टूबर को रिलीज हो रही है ये फिल्म। नानी और मृणाल ठाकुर की फिल्म हाय पापा का टीजर हुआ रिलीज। निर्देशक शोयुर्व की पहली फिल्म हाय पापा 7 दिसंबर को सिनेमाघरों में दे सकती है दस्तक। गायक और अभिनेता गिप्पी गरेवाल की आगामी पंजाबी फिल्म मौजा ही मौजा आगामी 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म का निर्देशक किया है समीप कान ने। फिल्म तारे जमीन पर से अपनी पहचान बनाने वाले दर्शन सफारी की आगामी फिल्म हुक्कुस बुक्कुस का टीजर हुआ रिलीज। 3 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म सिंघम अगेन से उनका फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। फिल्म में मुख्य भूमिका में है अजय देवगन। और नियमित रूप से योग क्रियाएं स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं हम ये जानते हैं, लेकिन इसके साथ खान पान की कुछ आदतें भी निसंदेह महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए आज आप देखेंगे योग और भोजन दोनों ही विषयों पर आधारित योग सूत्र की ये नई कड़ी। नमस्ते, मैं मनीजा। आज हम योग करेंगे पीसीओडी की समस्या के लिए। जिन महिलाओं को ये समस्या होती है उनकी ओवरीज के जो एग है वो मैच्योर नहीं हो पाते बल्कि एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं। ऐसी महिलाओं को काफ़ी परेशानियां होती है। आप घर पर ही पीसीओडी की समस्या को कंट्रोल में ला सकते हैं। पहला आसन है पश्चिम उत्तनासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को थाइस पे धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाइए। ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। इससे पेट पर काफ़ी प्रेशर होता है जिससे हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक मसाज मिलती है। हमारी सारी पोस्टीरियर मसल्स काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होती है। दूसरा आसन है चक्की आसन। ये एक बहुत असरदार आसन है। चक्की आसन के लिए दोनों पैरों में जितना हो सके उतना अंतर लेंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेच करके उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। एक पैर से दूसरी पैर तक बड़ा सर्कल बनाएंगे। ये आप दोनों तरफ से 5 या 10 बार कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं गुरुमा हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। पीसीओडी की शिकायत में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है महिलाओं के शरीर में, इसलिए ज़रूरी है कि मैदा की चीज़ें, रेडीमेड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें ना खाएं। उसकी जगह फल खाएं, 1 गिलास दूध ज़रूर पिएं। स्नान करते वक्त ध्यान दें कि हम हिप बात करें कि जहाँ पानी में बैठकर और अश्विनी मुद्रा उसके साथ की जाए। ये जब सब करेंगे साथ में तो पीसीओडी की शिकायत मिट जाएगी। नमस्कार। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।